नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों। आज हम क्षितिज भाग 2 से एक बहुत ही दिलचस्प पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की आत्मकथा का भी नाम है। मन्नू भंडारी की आत्मकथा का ही ये अंश है जो हम एक पाठ के रूप में पढ़ते हैं। मन्नू भंडारी हमारे समय की एक बहुत बड़ी लेखिका हैं और हमारा सौभाग्य है कि वे अभी भी हमारे बीच हैं। मन्नू जी हिंदी साहित्य में उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अत्यंत ही प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म जो है वह मध्य प्रदेश में हुआ था, भानुपुरा नामक जगह में। हालांकि इस अंश में जो हिस्सा हम पढ़ते हैं उसमें अजमेर शहर का वर्णन है, जब वे स्कूल में कॉलेज में थीं और उनकी किशोरावस्था तक के कई प्रसंग आए हैं। उनके निजी जीवन के जो व्यक्ति हैं या सार्वजनिक जीवन में जिनसे उनका साबका पड़ा है, उनके बहाने से उन्होंने उस समय के ताने बाने को हमारे सामने लिखा है। मेरा एक बहुत ही निजी प्रसंग जुड़ा हुआ है जो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगी कि जब मन्नू भंडारी ये लिख रही थी, मतलब यह पाठ नहीं, अपनी आत्मकथा लिख रही थी, उन दिनों वो हौज खास में रहती थी और उन दिनों मैं पढ़ाई कर रही थी दिल्ली में ही। तो कुछ स्वास्थ्य के कारणों से उन दिनों वे खुद लिख नहीं पाती थी, बोल बोल के लिखवाती थी और मैंने इस पाठ के कुछ हिस्से मैंने भी लिखे हैं, तो वो मेरी स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। तो ये जब भी मैं इस पाठ को पढ़ाती हूँ मुझे अपने विद्यार्थियों से इसे साझा करते हुए अच्छा लगता है। और वो अच्छे स्वास्थ्य में होती तो किसी दिन आप लोगों से उनकी मुलाकात भी होती। हालांकि अभी वे बहुत उम्र हो गई है और स्वास्थ्य की भी कई समस्याओं से जूझ रही हैं। इतनी सारी बातें मैं मन्नू भंडारी के बारे में क्यों बता रही हूँ? आखिर लेखक के बारे में हम पढ़ते हैं तो थोड़ी दो चार उनकी किताबों के नाम और चीज़ें जान लेते हैं, लेकिन इतने बहुत ही विस्तार से मैं उनका जिक्र कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ कि यह एक आत्मकथा का अंश है और जब हम आत्मकथा का अंश पढ़ते हैं तो लेखक ने अपनी कहानी, अपने जीवन की कहानी जो लिखी है वही तो बता रहा है, तो हम उसके जीवन के बारे में ज़रूर जानते हैं। तो मन्नू भंडारी के जीवन का ये अंश वो खुद बताती हैं और साथ ही साथ हम जो इधर उधर से भी थोड़ा बहुत जानते हैं उसको भी देखने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे लेखक के परिचय से ही, क्योंकि यह आत्मकथा आप सब जानते हैं ना, आत्मकथा अपनी कथा जो व्यक्ति स्वयं लिखता है और जीवनी जो उसकी कथा कोई और लिखता है। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी की आत्मकथा का भी नाम यही है, एक कहानी यह भी, और इस अंश का भी जो आप क्षितिज में पढ़ रहे हैं। मन्नू भंडारी, उनका जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ था 1931 में, यानी 1931 में। आजकल हम अक्सर अंग्रेजी के ही अंकों का प्रयोग करते हैं तो 31 ही आपको ज़्यादा याद रखेगा। ये सब याद रखना क्या ज़रूरी है? दरअसल जब हम वस्तुनिष्ठ चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं जो हमारी परीक्षा की प्रणाली में भी शामिल है, तो हमें अजमेर, भानपुरा, मध्य प्रदेश और 1931 ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आत्मकथा है ना। खैर, उनकी शिक्षा दीक्षा अजमेर में और कलकत्ते में हुई। उन्होंने काम किया कलकत्ते और दिल्ली में। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक बहुत ही प्रसिद्ध लड़कियों का कॉलेज है, मिरांडा हाउस, वहाँ पर वो हिंदी पढ़ाती रही। लेकिन इन सब कामों से अधिक मन्नू जी हमारे बीच में जानी जाती हैं अपने लेखन से। हिंदी का कहानी और उपन्यास का जो संसार है वो मन्नू भंडारी के योगदान के बगैर अधूरा लगेगा। वो अपने समय की बहुत बड़ी कहानीकार और उपन्यासकार हैं। उनके 2 उपन्यास आपका बंटी और महाभोज हिंदी के उपन्यासों में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। एक तरफ आपका बंटी सामाजिक ताने बाने से, जो पारिवारिक विघटन है उससे उपजी हुई समस्याओं को सामने लाने वाला है। बंटी नामक एक बच्चा है जो अपने माँ बाप के अलग गांव को, उनके अलग हो जाने को, उनके अलगाव को झेलता है और कैसे उसकी स्थिति होती है। तो बाल मनोविज्ञान की भी कहानी है और एक स्त्री के संघर्ष की भी। और मन्नू भंडारी इसमें भी जिक्र करती हैं महाभोज उपन्यास का। वह उपन्यास उनका एक बहुत प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास है। भारतीय राजनीति की कई सारी घटनाएं हैं जिस पर उन्होंने उन घटनाओं को साहित्यिक रूप देकर एक बहुत ही उम्दा उपन्यास लिखा है।
तो दोनों ही हिस्से आप देख सकते हैं उनके लेखन में, एक तरफ राजनीतिक लेखन, दूसरी तरफ सामाजिक लेखन, लेकिन हिंदी के संसार को उनकी कहानियों से भी बहुत ज़्यादा लगाव है। एक कहानी है यही सच है, इस कहानी पर एक फ़िल्म भी बनी है, फिल्म का नाम है रजनीगंधा। इस फिल्म के गाने भी बड़ी प्रसिद्ध हैं, कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कहानी में कोई भी विलेन नहीं है, फिर भी हर पक्ष से देखिए तो सच क्या है वह अलग हो जाता है। एक बहुत दिलचस्प प्रेम कहानी है, आप लोग का मन करे तो पढ़ सकते हैं। इसके साथ हम ये भी जानते हैं कि मन्नू भंडारी को उनके लेखन के लिए जो पुरस्कार मिले वो कौन से थे। दरअसल पुरस्कारों का महत्व लेखन में बस इतना ही है कि समाज या संस्थाएं उसके लेखन को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर रही हैं, उनको सम्मान दे रही हैं, उनको देख रही हैं। तो मन्नू जी को हिंदी अकादमी दिल्ली का सबसे बड़ा सम्मान जो है शिखर सम्मान वह मिला हुआ है, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से भी मिला हुआ है और संगीत नाटक अकादमी से भी मिला है, व्यास सम्मान भी मिला है जो बहुत ही प्रसिद्ध सम्मान साहित्य के क्षेत्र में माना जाता है। और मन्नू जी की नाटक जो है महाभोज, उसका प्रस्तुति उनके उपन्यास की प्रस्तुति एक नाटक के रूप में भी की गई है और बहुत सराही भी गई है। तो मैं जो है आगे अब बहुत ज़्यादा मन्नू जी के बारे में न बताते हुए पाठ प्रवेश करती हूँ। यहाँ इस पाठ के बारे में मैं एक एक पंक्ति समझाते हुए नहीं जाऊँगी, जैसे उन्होंने कई प्रसंगों का जिक्र किया है और व्यक्तियों का किया है, उन्हीं के बारे में बात करूँगी। तो हम शुरू करते हैं कि उनका बचपन और किशोरावस्था जिस पारिवारिक व सामाजिक संदर्भ में गुजरी है उससे। कहानी के रूप में इसको नहीं लिखा है उन्होंने, आत्मकथा है तो कई अलग अलग व्यक्तियों और परिवेश के बारे में लिखा है। तो ब्रह्मपुरी मोहल्ला जो है, सावित्री हाई स्कूल और फिर कॉलेज और पिताजी, माँ, शीला अग्रवाल, अन्य महत्वपूर्ण लोग, इन्हीं प्रसंगों के माध्यम से मैं इसे आपको समझाऊंगी। लेखिका अपने मोहल्ले को याद करती हैं कि कैसे सब आसपास के घरों के लोग एक दूसरे के घरों में जाते थे। फिर वे अपनी बहन को याद करती हैं, सुशीला को, जो उनसे ठीक बड़ी थी। जो उनकी बड़ी बहन थी, जब उसकी शादी हुई तो वो तो 7 साल की थी, उनको ज़्यादा उसकी याद नहीं है। सुशीला को याद करती हैं कि बचपन के खूब सारे खेल, गुड़ियों के खेल खेलें। हालांकि वो ये भी कहती हैं कि भाइयों के साथ गुल्ली डंडा, पतंग उड़ाना ये सब खेला, लेकिन थोड़े बड़े होने के बाद वे बाहर जाकर ये सारे काम नहीं करती थी, घर में ही अपनी बड़ी बहन के साथ खेलती थी। और ये तो समस्याएं आज भी हैं कि स्त्री या लड़की थोड़ी बड़ी हुई कि नहीं, कि उसे बहुत सारे पहरों में या घर के अंदर बाहर कोई क्या छेड़ देगा, बोल देगा, ये सारी समस्याएं होती थी। और उस समय तो लेखिका के साथ ये बात ज़रूर ही हुई थी। वो साफ साफ यहाँ नहीं कहती हैं, लेकिन ये ज़रूर बताती हैं कि जब वो और बड़ी हो गई तो भाइयों के साथ बाहर खेलना बंद हो गया और घर में ही वे अपनी बहन के साथ खेलती थी। और हम बात कर रहे हैं यहाँ 1940 के दशक की। तो लेखिका ने 42 से लेकर 47 यानी कि आज़ादी तक का वर्णन बहुत अच्छे से किया है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, उसमें उन्होंने बहुत भाग भी लिया था, तो हम उस पर बाद में आएंगे। अब बस बताते हैं कि लेखिका ने अपने घर के माहौल का जिक्र किया। ये भी बताया है कि 10वीं करते ही उनकी बहनों की शादी हो गई। मतलब उनके घर में जो 10वीं 10th की पढ़ाई की, आप लोग जिस क्लास में हैं उसकी पढ़ाई की, और उसके बाद शादी हो गई। क्या आज हम इस चीज़ को सोच भी सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं? और हालांकि लेखिका का घर एक बहुत ही प्रगतिशील घर था, उनके पिता उनको पढ़ाते थे, बाहर भी भेजते थे, इसके बावजूद तो उनके अपने घर में यह माहौल था। हालांकि लेखिका के साथ ऐसा नहीं हुआ, उनके घर की परंपरा उनके साथ टूट गई और वे बहुत बाद तक पढ़ती रहीं, फिर पढ़ाने लगीं, काम करने लगीं। उसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से हिंदी के ही एक दूसरे प्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादव से विवाह किया। राजेंद्र यादव से विवाह तक उनके पिता से उनकी टकराहट चलती रही। इस पाठ में लेखिका ने स्वयं इस बात का जिक्र किया है। लेकिन उन दिनों घर का मतलब पूरा मोहल्ला होता था। इस बात की खुशी को हम ऐसे महसूस करते हैं कि बहुत सारे लेखिका के पात्र जो हैं वो उसी मोहल्ले से आए हैं। मुझे याद है मैं कभी अकेली नामक एक कहानी बहुत अधिक पसंद करती थी, बच्चों से साझा भी करती थी। मन्नू जी ने खुद बताया था कि वह बगल की एक महिला थी जो उनके माँ के पास बहुत आती थी और उससे जब वो छोटी थी तो बहुत चिढ़ जाया करती थी। वो जो सोमा बुआ थी वो वही अकेली के रूप में
उस किरदार में आई हैं। तो मोहल्ले में रहने का ये लाभ लेखिका को ज़रूर हुआ कि आसपास के लोग उनके किरदार के रूप में, उनके पात्रों के रूप में बाद में हम कहानियों में पढ़ते हैं। लेखिका सोचती भी हैं कि उन दिनों की तुलना में आज महानगरों के फ्लैटों का जीवन कितना संकुचित है, कितना असहाय और असुरक्षित है। उनको लगता है कि अगर ऐसा जीवन मैंने जिया होता तो क्या मैं उन सारे पात्रों को रच पाती। यहाँ तक कि दास साहब को भी, जो महाभोज नामक उपन्यास के एक प्रमुख किरदार हैं, उसे भी उन्हीं दिनों से वह लेकर आई हैं। तो जो आसपास के लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो मोहल्ले के आम लोग हैं, वो हमारे ऊपर, हमारी यादों में कितनी गहरी छाप छोड़ जाते हैं, ये लेखिका बताती हैं। तो अपने परिवार और अपने मोहल्ले को याद करती हैं। लेकिन सबसे अधिक किसे याद करती हैं वे इस पाठ में? तो वे हैं उनके पिताजी। पिताजी को याद करते हुए वो आलोचनात्मक रूप से सजग रहती हैं। वो बार बार कहती हैं कि पिताजी को मैं क्यों याद कर रही हूँ? क्या मैं पिताजी की महिमा का बखान करने वाली हूँ या आत्मकथा पिताजी के बारे में बताने के लिए? नहीं, कहीं ना कहीं वो ये देखना चाहती हैं कि मेरे पिता का मेरे ऊपर कैसा प्रभाव रहा। क्या मेरे व्यक्तित्व में जो सारी चीज़ें हैं वह मेरे पिता की वजह से आई हैं? क्या मेरे अंदर ये हीन भावना और कुंठा है जो कि इतने सम्मान के बाद, इतना रिकॉग्निशन उनको मिला, इतना उनको सब लोग मानते हैं और एक पहचान बन गई, उसके बाद भी कहीं ना कहीं हीन भावना की शिकार वो क्यों है? क्या वह पिता से आया? पिता में एक शक्की मिजाज उनको मिला, तो उन्हें लगता है कि मैं जो इतनी शक्की हूँ वह क्या मुझे अपने पिता से मिला? तो इस तरह से वह वापस जा कर आत्मालोचन या अपने परिवार का, अपने व्यक्तिगत जीवन का आलोचन करती हैं। तो सबसे पहले पिताजी को वो ऐसे याद करती हैं कि उनके पिताजी इंदौर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जो कि व्यवसाय में या आर्थिक रूप से घाटा सहने के बाद अजमेर में आ गए और अजमेर में वह एक हाशिए का जीवन जी रहे थे। अब हाशिए का जीवन क्या होता है? हाशिए का जो जीवन होता है वह समाज में जो केंद्र में व्यक्ति रहता है, एक किनारे पे आ जाए। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि हाशिया एक अलग मार्जिन छोड़ देते हैं, उसके बाद लिखना शुरू करते हैं, तो मार्जिन यानी कि हाशिया उधर चले गए। जो व्यक्ति सामाजिक और शहरी जीवन के केंद्र में रहता हो वह अचानक से हाशिए का जीवन जीने लगे, उसके लिए वह बहुत ही कठिन होता है। तो उनके पिताजी के बारे में बताते हुए ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि एक तरफ कहाँ वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और कहाँ वो किनारे कर दिए गए। इसका जो दुख है उनके व्यक्तित्व में ऐसे आया कि वे अपने बच्चों से या आसपास के लोगों से साझा तो नहीं करते थे, लेकिन गुस्सैल हो गए, क्रोधी भी हो गए, अविश्वासी भी हो गए, और उनका व्यवहार ऐसा हो गया कि लेखिका की माँ उनके क्रोध के आगे कांपती रहती थी। लेखिका अपनी माँ के बारे में क्या सोचती है वो हम आगे जानेंगे, लेकिन नीचे अपनी माँ के साथ सारे बाल बच्चे रहते थे और पिता ऊपर रहते थे, पत्र पत्रिकाओं के ढेर से ढके हुए, पढ़ते हुए और कुछ कुछ सारी चीज़ें करते रहते थे। साथ ही साथ वे एक अंग्रेज़ी हिंदी कोश भी बना रहे थे, जो अपने हिसाब का बहुत ही अलग तरीके का कोश था। लेखिका कहती हैं कि उस काम में उनको अच्छा तो बहुत लगता था, लेकिन उसमें उनको कोई आर्थिक लाभ नहीं था। तो एक ज़माने में जब वो बहुत संपन्न थे तो 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को घर पे रखा था, पढ़ाया था, लोगों से घिरे रहते थे, और आज जब उनके पास पैसे नहीं थे उतने, तो उनको इस तरह से सबसे कट जाना या समाज के लिए खुद कुछ नहीं कर पाना बहुत चुभता होगा। तो बहुत कोमल, संवेदनशील, किंतु क्रोधी और अहंकारी थे। तो 4 शब्द आते हैं: कोमल, संवेदनशील, क्रोधी और अहंकारी। लेखिका अपने पिता के व्यक्तित्व को इन 4 शब्दों से बताती हैं। क्रोध किस पे निकलता था? संतान और माता पे। संतान पे कम, अपनी पत्नी पे अधिक। तो जो ये पितृसत्तात्मक समाज है जिसमें पुरुष की सारी असफलता को झेलती एक स्त्री है और कहीं ना कहीं वह हिंसा की भी शिकार होती है। अगर शारीरिक हिंसा, घरेलू हिंसा के शिकार ना हो तो मानसिक हिंसा के शिकार तो होती ही है, उसका भी यहाँ वर्णन है। और आप देखेंगे बहुत बारीकी से लेखिका कह रही हैं कि उनके क्रोध से माँ कांपती रहती थी। आखिर उनकी असफलता में अगर सफल होती तो माँ का क्या हाथ होता? और इस पर मत जाइए कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है।
मुझे लगता है कि सामाजिक ताने बाने में स्त्रियों को बलिदान और त्याग की मूर्ति बनाए रखने के लिए ये सारी बातें, ये सारी लच्छेदार बातें कही गई हैं। लेखिका भी ये कहती है। तो मुझे बहुत पसंद है लेखिका का ये बहुत ही छुपे हुए तरीके से कह देना कि पिता अहंकारी थे। अहंकार किस बात का? सब कुछ जो खो गया उसका या जो था उसका? कोई भी कितना भी अमीर हो या कितना भी पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, क्या अहंकार शोभा देता है? लेखिका अपने पिता को देखते हुए कितने निर्मम है, कितनी कठोर हैं, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। हम अपने आत्मीय जनों को, अपने माता पिता को इतनी श्रद्धा की नज़र से देखते हैं ना कि हमें उनकी आलोचना करना, हमें उनके बारे में चर्चा करना, हमें उन पर सवाल उठाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन लेखिका यहाँ निष्ठुर हैं। लेखिका इस तरह से उनके व्यक्तित्व की एक तरह से कहिए परतें उभार कर, उधेड़ कर हमारे सामने रख देती हैं कि उनके पिता कैसे थे। खैर, पिता आर्थिक झटके के कारण जो है डिफेंड भी किया है। कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि वो आर्थिक झटके के कारण ऐसे हो गए थे, ऐसे अविश्वासी इसलिए हो गए थे, लेकिन अपनी नवाबी आदतें नहीं छोड़ पाए, अधूरी इच्छाएं भी नहीं छोड़ पाए, महत्वहीन होते गए और फिर क्रोध बढ़ता गया। समाज में लोग उनको पूछना छोड़ दिए तो उनका क्रोध बढ़ते गया। शायद कहीं ना कहीं लेखिका इस बारे में चर्चा करती हैं कि उनके अपने द्वारा किए गए जो विश्वासघात थे, जो अपने लोग होते हैं ना जो ठग लेते हैं, साफ साफ नहीं कहती हैं कि कहीं व्यवसाय में कहीं ना कहीं उनको किसी अपने ने धोखा दे दिया, पैसा उनका हड़प लिया, ये सब नहीं कहती हैं, लेकिन कहती हैं कि लगता है कि अपनों के द्वारा दिया हुआ विश्वासघात बहुत चुभता है, क्योंकि अपने ही, ये बहुत ही यहाँ पर एक दार्शनिक और सूक्ति वाक्य है कि अपनों द्वारा किया गया विश्वासघात बहुत शक की बना दिया। क्योंकि जो अपने होते हैं ना, हम उन पे आँख मूंद कर भरोसा करते हैं, हमें लगता है ये तो हमारा अपना है। दूसरे को कई तरह से जांच परख के अपने पास रखते हैं। अपने कौन होते हैं? जो पारिवारिक रूप से या जिनसे हमारा खून का संबंध होता है, जिनसे हमारा रिश्ता होता है, वो अपने होते हैं, या कुछ मित्र होते हैं। तो ऐसे अपनों ने उनको ऐसा बनाया होगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं कहीं लेखिका मन्नू भंडारी अपने पिता को कितनी निर्ममता से उनकी चर्चा करते हुए भी उनको एक मौका देती हैं कि शायद इसलिए वो ऐसे हो गए थे। लेखिका अपने पिताजी को इतनी निर्ममता से, इतनी कठोरता से इसलिए याद करती हैं कि उन्हें लगता है कि उनका जो शक्की स्वभाव है, उनके अंदर जो हीन भावना है, वह इसलिए है क्योंकि उनके पिता उनकी बड़ी बहन सुशीला को, जो गोरी चिट्टी और काफ़ी स्वस्थ थी, उनको बहुत महत्व देते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से बचपन से ही उनके मन में एक हीनता ग्रंथि बैठ गई। हालांकि आगे हम देखते हैं कि उस गोरी चिट्टी सुशीला का विवाह जल्दी हो गया, वो अपने पारिवारिक जीवन में चली गई, और लेखिका को उनके पिता बहुत अधिक पढ़ने को प्रेरित करते रहे, बहसों में शामिल करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो रंग के प्रति जो हमारे समाज का दृष्टिकोण होता है ना, वह लेखिका के मन में यह बैठ ही गई। तो आज भी लेखिका जो है अपने पिता को इसी तरीके से देखती हैं कि शायद ये शक्कीपना या मेरे विश्वास का किसी पर नहीं टिकना, या कहीं ना कहीं मुझ में ये हीन भावना का होना, यह पिता से तो नहीं आया। हर बच्चा अपनी माँ से बहुत ही जुड़ा हुआ होता है। लेखिका भी इस पाठ में अपनी माँ का जिक्र करती हैं, लेकिन देखिए क्या विडंबना है कि वे अपनी माँ को बहुत प्यार से याद करते हुए भी कि बहुत धैर्यशाली थीं, बच्चों को बहुत मानती थीं, अपनी संतान और अपनी पति की हर इच्छा को अपना भाग्य समझती थीं, ये सब कहते हुए भी ना वो नहीं चाहती हैं कि वो अपनी माँ के जैसा जीवन जिएं। सिर्फ वही नहीं, सारे भाई बहनों के लिए कह रही हैं कि सभी भाई बहनों का लगाव उनकी तरफ था, लेकिन वह मेरे लिए कभी भी त्याग का आदर्श नहीं बन सका। मैं अपनी माँ का जीवन नहीं चाहती थी। लेखिका साफ साफ यही कह रही हैं कि माँ भली इतनी थी कि उसका हम सब बहुत आदर करते हैं, उसके भलेपन को हम अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। तो माँ जो है वह एक पारिवारिक सामाजिक ताने बाने में जो एक स्त्री गृहिणी का जो जीवन है, हमारे समाज में जो आम तौर पर औरतों का जीवन है, वही माँ का जीवन है। चुपचाप सब कुछ सहना, कुछ भी एक आवाज़ नहीं करना, और सबकी इच्छाओं को मशीन बनकर पूरा करते रहना, चाहे वह रसोई घर में घुसकर, चाहे वह घर के
अलग अलग कोनों से सामान लाकर। तो कहीं ना कहीं माँ उनके लिए क्या करना है जीवन में उसको नहीं दिखा सकी, उसका रास्ता, उसका आदर्श, उसका उद्देश्य नहीं बता सकी। माँ से प्यार तो बहुत है, संवेदनशीलता भी है माँ के प्रति, लेकिन माँ के जैसा नहीं बनना है। और यहाँ पर मुझे लेखिका का यह स्पष्ट दृष्टिकोण बहुत पसंद आता है कि मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है, लेकिन नहीं, वही जीवन मैं अपने लिए या अपनी संतान के लिए नहीं चाहती हूँ। यह जो बात है वह लेखिका की ही नहीं, हमारी भी होनी चाहिए। इस पाठ से अगर हमें कुछ लेकर जाना है तो ये लेकर जाना है कि हमें अपनी इच्छा का, स्त्रियों को अपनी इच्छा का अपना जीवन मिलना चाहिए। सिर्फ संतान और पति के आगे पीछे घूमने का जीवन उनका जीवन नहीं होता है। अब मन्नू जी, उनके प्रति पिता क्या चाहते थे, क्या भाव रखते थे? तो 2-3 चीज़ें हैं जिस पर हम देखेंगे कि लड़की होते हुए भी पिता नहीं चाहते थे कि मन्नू रसोई में जाए। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। भटियार खाने में जाने से सारी प्रतिभा नष्ट हो जाती है, सारी क्षमता नष्ट हो जाती है। लेकिन कोई तो रहेगा ना उस भटियार खाने में, क्योंकि जो पेट की भट्टी लगातार जलती रहती है उसको तो वो भटियार खाना ही बुझाता है। कौन रहेगा? क्यों समाज में ये है कि स्त्री को ही रहना है? इन सब का उत्तर देने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। ये सारे प्रश्न आज भी हैं, आप और हम इस पर मिलकर सोच रहे हैं। सिर्फ ये देखिए कि वो अपनी बेटी को नहीं चाहते थे कि वे रसोई घर में लगी रहें, वे चाहते थे कि राजनीतिक बहसों में शामिल हों। उस समय मन्नू जी स्कूल में ही थी, 10वीं से पहले की बात है। तो राजनीतिक पार्टियों के जो जमावड़े उनके परिवार में होते थे, उन बहसों में बैठकर भी उन्हें बहुत कुछ समझ में नहीं आता था। देश के आंदोलनों के बारे में जो वो सुनती थी उसका अनुमान ही लगा पाती थी, बहुत कुछ उनको पता नहीं था। फिर भी वो वहाँ रहती थी क्योंकि पिता को मन करता था, पिता चाहते थे कि उनकी बेटी राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से कहीं ना कहीं सजग हो, जागरूक हो। फिर वो कहती हैं कि बाद में जब मैं इन आंदोलनों में, कॉलेज में जाने के बाद इन आंदोलनों में सहभागिता करने लगी, जब मैं सड़कों पर, जुलूस में, भाषणों में, सब में भाग लेने लगी, तब पिता को अच्छा नहीं लगा। पिता के व्यक्तित्व में यह जो अंतर्विरोध है वह भी बहुत अच्छे से रेखांकित हुआ है। चारों ओर से प्रभात फेरियां, जलसे, जुलूस, हड़ताल, ये सब जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में चल रहा था, और लेखिका कॉलेज में जाने के बाद अपने साथियों के साथ इन चीज़ों में खूब जमकर भाग लेती थी, नारे लगाती थीं, हड़तालें करवाती थीं। उस समय सारी वर्जनाएं तोड़ रही थीं और लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती हुई लड़की उनको पसंद नहीं आ रही थी। अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद पिता उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। यहीं से मन्नू जी और उनके पिता के बीच में टकराहट शुरू हुई। दरअसल लेखिका यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कहती हैं, आप इसको रेखांकित कर लीजिए और जीवन में भी बांध के रखिए। सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, मेरी कक्षा को सुनने वाले सभी विद्यार्थियों और सभी लोगों को इस बात को याद रखना चाहिए कि आज़ादी के दायरे में चलना, किसी और की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना, यह किसी के वश में नहीं होता। वह आज़ादी ही नहीं हुई जो कोई और आपको दे रहा है कि आपको इतनी तो आज़ादी मिली हुई है, ये सीमा है, इसके बाद नहीं जाना है, यह तो आज़ादी नहीं हुई। और पिता का ये कहना कि तुम बहसों में तो भाग लो, तुम चर्चाओं में भाग लो, तुम किताबें पढ़ो, लेकिन सड़कों पर ना जाओ, यह लेखिका को पसंद नहीं आया और बहुत अधिक टकराहट होने लगी। स्थिति बहुत बिगड़ने लगी। हालत ये थी, एक बवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में। लेखिका दिन भर ये उधम मचाकर, जुलूसों में शामिल होकर, भाषण देकर और हड़तालें करके घर में आती और पिता भूखे शेर की तरह कमरे में इधर से उधर चक्कर काटते रहते। कई बार उनका गुस्सा माँ पर निकलता और कभी कभी लेखिका पर भी निकलता। लेखिका बताती हैं कि वो कभी पड़ोस में छिप जाती, कभी अपने कमरे में भीतर चली जाती, और कई प्रसंगों में इसका जिक्र हुआ है जिसे हम अगले भाग में पढ़ेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।